देखो, तुम लोगों से एग्जाम में क्या करता है ना, सम कैसा पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क कि जर्नल्स पास करो, दे कैन आस्क जर्नल प्लस बैलेंस शीट बनाओ, दे में आस्क जर्नल्स बनाओ, कैश बुक बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, दे में आस्क यही पूछेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग जर्नल समझ चुके हैं, जर्नल्स प्लस बैलेंस शीट समझ चुके हैं। याद है ना, जर्नल्स प्लस बैलेंस शीट, जब भी जर्नल और बैलेंस शीट साथ साथ बनाओगे तो क्या करना था, मतलब कैश बुक। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना था, आपको जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में दिखाना है, नॉन कैश अदर ट्रांजैक्शन जो थे वो कहाँ पे दिखाना था, जर्नल्स में दिखाना था। अब अगर बैलेंस शीट भी बनाने बोले तो कैसे बनाएंगे, ये समझना है। बैलेंस शीट स्पेसिफिकली फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझते हैं, बिकॉज तुम लोग जो बैलेंस शीट बना रहे हो कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो, विच इज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट समझ रहे हैं। बैलेंस शीट बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, देखो बैलेंस शीट जो बनती है ना वो बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बनता है। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ये हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, बैलेंस शीट बनाते समय तुम लोग अगर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट बनाते थे तो वो बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में रहता था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता था। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, वन साइड लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज होती थी और राइट हैंड साइड एसेट्स होती थी, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बट अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे तो दैट इज बेसिकली वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ओनली इन वर्टिकल फॉर्म, नो अदर फॉर्मेट। तो ये आप वर्टिकल फॉर्म में बनाओगे, ओनली इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म मतलब क्या हो पता है, पहले आप दिखाओगे इनिशियली लाइबिलिटीज, इसी सीक्वेंस में एसेट्स दिखाओगे, दिस इज वर्टिकल फॉर्म। इस तरह नहीं कि आप लाइबिलिटीज दिखाओगे देन एसेट्स दिखाओगे, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है विच इज नॉट अप्लीकेबल। कंपनीज के केस में आप इस फॉर्म को नहीं फॉलो कर सकते। तो किस फॉर्म को फॉलो करना है, इस फॉर्म को फॉलो करना है, दैट इज वर्टिकल फॉर्म। तो अब बैलेंस शीट बनती कैसे है, चलो उसको समझते हैं। ज्वाइन नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, श्वेता निशा ज्वाइन कर रखी है, ऐसे कैसे हो, झूठ बोल रहा है, ज्वाइन करना नहीं है इसलिए लगता है ना, मेरा दोस्त है तेरे को तो पता होगा। इसके बुक में बना रहे हो बैलेंस शीट, एज ऑन किस डेट पे बना रहे हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट, ये पार्ट रहेगा तुम्हारा बैलेंस शीट का। और सबसे पहला सीरियल नंबर अपना क्या रहेगा पता है, सबसे पहला सीरियल नंबर तुम्हारा रहेगा नंबर 1, दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं एंड द डिविजन्स आर, सबसे पहला डिवीजन, जैसे अपने बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड इक्वल टू एसेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट। याद है ये? नहीं याद है? अंदर याद था अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट। तो उसी फॉर्म को बेसिकली कंपनीज एक्ट फॉलो करता है बैलेंस शीट के लिए। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मतलब इक्विटी मतलब ओनर कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, दैट इज बेसिकली शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड एटसेट्रा, एंड उसके अलावा जो अदर लाइबिलिटीज। तो बेसिकली यहाँ पे डिविजन्स क्या क्या होता है देखो। अब पहले डिवीजन में अपने आते हैं, पहले डिवीजन में अपना नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। एंड शेयर होल्डर्स फंड जो आप दिखाओगे, शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर में बहुत सारे डिविजन्स हैं। नंबर 1 एक डिवीजन आता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में, दैट इज शेयर कैपिटल। ये तुम जब इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे तो इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, नोट नंबर 1। नंबर 2 अपने पास आता है, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका भी रोल रहेगा जब आप ये बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट बनाओगे। इसके अलावा तीसरा डिवीजन इसके अंदर रहता है, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में कंपनी फाइनल अकाउंट भी है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो प्रॉपर रहेगा। अभी उतना प्रॉपर नहीं समझना है, लेकिन जब कंपनी फाइनल अकाउंट करोगे बहुत डिटेल, पूरा डिटेल्स फॉर्मेट समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। फॉर्मेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि शेड्यूल 3 फॉर्मेट देता है, इसी सीक्वेंस में, इसी तरीके से आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपडेट करना है। तो अब आते हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, money received against share warrants। ऐसा कुछ होता है, ये बाद में समझेंगे, अभी इश्यू ऑफ शेयर्स में तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ, जब तुम लोग फाइनल अकाउंट करोगे वहां काम लगेगा। इसके अलावा दूसरा डिवीजन देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर में ही चल रहे हैं हम लोग अभी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर में हमें पहला डिवीजन मिला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा डिवीजन हमें मिलेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये शेयर्स के केस में काम लग सकता है। ये क्या होता है पता है? बेसिकली क्या हुआ, जैसे सपोज कर लो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 मार्च 23, हमने शेयर्स ऑफर किया सपोज कर लो 1 मार्च 23 को, और हमें पब्लिक को बोला कि देखो सभी किसी जिसको भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन क्लोज हो जा रहा है 26 मार्च को। अपने अप्लाई कर दिया एंड शेयर्स विल बी अलॉटेड ऑन 10th अप्रैल। अब एक चीज सोचो, तुम्हारी बैलेंस शीट कब है? 31 मार्च 23। तो तुमको एप्लीकेशन मिल चुका है 26 मार्च को, लेकिन क्या वो अलॉट हो चुका है? तो वो क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी तो आ चुका है, तुमने पहली एंट्री तो पास कर दी है 26 मार्च को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन में ही वो अमाउंट पड़ा हुआ है, बिकॉज अलॉटमेंट कब होगा? 10 अप्रैल को होगा। तो इसका मतलब इस अमाउंट को बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर आपके पास पैसा आ गया, शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है, तो उस अमाउंट को आप कैपिटल नहीं बोल सकते हो, उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। डन। नेक्स्ट आओ, ये दिया रहेगा तो साफ साफ अलग से दिया रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास आता है, दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, जिसका अभी इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई भी रोल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में भी हमारा एज सच तो कोई रोल नहीं है, लेकिन एक रोल आएगा, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज, तुम लोगों को याद है कॉल्स इन अरियर होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है, तो कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे दिखाते हैं। नोट नंबर 3 करके मैंने लिख दिया, अपने वहां पे समझो। तो बेसिकली इस तरीके से करने का मतलब अपना लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये नोट नंबर 1, 2, 3 ये मैं अभी समझाऊंगा तुम लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाओ, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब अपने मूव कर रहे हैं एसेट साइड में। एसेट साइड,
सीरियल नंबर 2, एसेट्स। एसेट्स में आप सबसे पहला जो दिखाओगे दैट इज नॉन करेंट एसेट्स। वन पार्ट इज नॉन करेंट एसेट्स, इसका कोई खास क्या रोल नहीं है इश्यू ऑफ शेयर्स में। अब आ जाओ नेक्स्ट नोट नंबर 2, दैट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट जो है इसका रोल थोड़ा सा रहेगा एंड दैट इज ओनली डिवीजन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट नंबर 4, और ये करने का मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तुम्हारी बैलेंस शीट है जो तुमको दिखानी होगी। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनाना है जिसमें शेयर्स के लिए, अगर शेयर्स के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें इतनी सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, खाली नोट्स वाले चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी बेसिकली 1 2 3 4, जिसमें भी 3 और 4 में कुछ कंसेप्ट नहीं है अलग से। 1 थोड़ा सा डिटेल समझना है तुम लोगों को। कॉपी हो गया ना बैलेंस शीट? चलो अब हम लोग सबसे पहले नोट्स नंबर 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है ना उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। नोट्स नंबर 1, देखो नोट्स नंबर 1 इज व्हाट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल याद है तुम लोगों को? शेयर कैपिटल अलग अलग टाइप्स की होती है। वन इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है पता है एनीवन? लक्ष्मी, क्या होता है ऑथराइज्ड? तुम रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जितना कंपनी का कैपिटल रजिस्टर करवाया जाता है दैट इज द रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज फ्रॉम द पब्लिक। मैक्सिमम इतना पैसा ही कैपिटल के नाम से आप रेज कर सकते हो, दैट टाइप ऑफ कैपिटल इज ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे दिखाओगे ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है आपकी। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल सब में गिवन रहेगी, आप अपने मन से इसे नहीं ले सकते हो। तो ये सब में गिवन है, तो सब में गिवन क्या रहेगा, हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल हो, कुछ हो सकता है कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। बोथ द पार्ट्स को आप दिखाओगे और दिखाने के बाद आप क्या करोगे, इसे ब्लॉक कर दोगे। मतलब इसको कैलकुलेशंस में यूज में नहीं लेना है, आप सिर्फ बताना चाह रहे हो कि मेरा इतना ऑथराइज्ड कैपिटल है, हम मैक्सिमम इतना पैसा इक्विटी शेयर से, इतना पैसा प्रेफरेंस शेयर से रेज कर सकते हैं। तो ये पार्ट अपना कैपिटल का यही खत्म हो जाता है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के बाद हमारे पास जो कैपिटल आती है दैट इज नोन एज द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, क्योंकि इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है पता है, वो अमाउंट जो आपने पब्लिक को ऑफर किया आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, जितना शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किया। जैसे सपोज कर लो मैंने कंपनी जब रजिस्टर कराई तो मैंने कंपनी रजिस्ट्रार को बोला देखो मेरा 1 लाख शेयर्स का कैपिटल जो 10 रुपए ईच का होगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे 1 लाख और वैल्यू कितनी है 10 रुपए ईच, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10 लाख। 1 लाख इंटू 10 लाख रुपया, मतलब मेरा ऑथराइज कैपिटल 10 लाख का है। हम 1 लाख शेयर्स मार्केट में ऑफर कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 70,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया, तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी है 70,000 शेयर्स एट द रेट 10, मतलब 7 लाख रुपया। तो बेसिकली यू कैन से यहां पे क्या लिखोगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं डैश शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश इच, इसको भी आप ब्लॉक कर दोगे, कैलकुलेशन में यूज में नहीं लेना है। सर कैलकुलेशन में किसको यूज लेना, ऑब्वियस सा बात है, आप लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया उसी से तो मेरे पास अमाउंट आया। तो आप जो कैलकुलेशन में यूज लेने वाले हो दैट कैपिटल शुड बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैंने 70,000 शेयर्स पब्लिक ऑफर किया, पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स, पब्लिक ने सब्सक्राइब तो 60,000 शेयर्स ही किया ना, तो उसी कैपिटल से तो मेन रोल प्ले होगा ना, क्योंकि पैसा तो उसी से आएगा।
तो नेक्स्ट पार्ट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है हमारी बेसिकली डिविजन्स में होगी कुछ, दो डिवीजन होगा इसका। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। सपोज कर लो जो शेयर्स है 60,000 शेयर्स, उसमें बेसिकली क्या हुआ ना कि 5,000 शेयर्स था वंदना के पास, तो 5,000 शेयर्स पे वंदना क्या की फाइनल कॉल 2 रुपया करके नहीं दी है, आध बाकी रुपया मिल गया। तो 60,000 शेयर्स था, उसमें से 5,000 शेयर्स कौन सा है, क्या पूरा पैसा मिला हुआ है 5,000 शेयर्स पे? नहीं ना। तो कितने शेयर्स पे पूरा पैसा मिला हुआ है? 60,000 शेयर्स मैंने सबको ऑफर किया, वंदना सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी है 5,000 शेयर्स पे, यानी 55,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मिल चुका है, तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब 5,000 शेयर्स पे क्या हुआ, 2 रुपया नहीं मिला है ना, तो वो क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो 2 डिवीजन करना पड़ता है, तो इसमें हम 2 डिवीजन में आते हैं। नंबर 1 इज ए पॉइंट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। इनको आपने दिखाया, कैसे दिखाना है अपने सम्स के थ्रू समझेंगे। ये दिखाया, इसमें आप क्या करोगे, अगर आपने कोई याद, हम बार बार तुम लोग को सम से निकलवा रहा था, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कब निकलता है निशा, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कब कैलकुलेट करते हैं अपने? नहीं, जब शेयर फॉरफिट हो जाता है बट री इशू नहीं होता है, तो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर बचता है, ठीक है। और शेयर फॉरफिट कब होता है, जब बंदा फेल करता है, मतलब कॉल सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर की, शेयर फॉरफिट हो गया बट री इशू नहीं हुआ, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर। तो उस बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करेंगे अपने, वो तो कैपिटल भी नहीं है, वो प्रॉफिट भी नहीं है, तो इसका मतलब बीच का पार्ट है, तो सेपरेटली ऐड कर दिया जाता है। उसको यहां पे आप ऐड करोगे इन कैपिटल के साथ, ऐड बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसको ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप इनको ऐड करोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज योर कैपिटल, और इसी कैपिटल को आप बैलेंस शीट में शो करोगे। डन, समझ में आई है? ठीक है, ये तो हुआ नोट नंबर 1। व्हाट अबाउट नोट नंबर 2? अब सारे इजी इजी पार्ट है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, देखो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है रिजर्व्स, बट तुमको जब इश्यू ऑफ शेयर्स का सम करोगे खाली 2 चीजें आएंगी। वन इज प्रॉफिट ऑन री इश्यू होता है, उसको आप क्या बोलते हो, प्रॉफिट है ना, यहाँ पे आएगा। तो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा वो यहाँ पे दिखा देना, कैपिटल रिजर्व। और एक पार्ट और आता है, दैट इज जो एसपीआर है वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जो क्या है, प्रॉफिट ही तो है, तो उसको भी आप यहीं पे दिखाओगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इस अमाउंट को ले जाके आप बैलेंस शीट में दिखा दो। दो ही चीजें आएंगी एज पर इश्यू ऑफ शेयर्स, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आ सकती है। नेक्स्ट, नोट नंबर 3, अदर करंट लाइबिलिटी। सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज आएगा, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। याद है कॉल्स इन एडवांस तुम लोग समझ रहे थे, अगर पैसा एडवांस में मिल गया तो उसका क्या करोगे, जब तक वो अमाउंट ड्यू नहीं हो जाता है तब तक कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटीज, कॉल्स इन एडवांस। ये अमाउंट बैलेंस शीट में चला जाएगा।
लास्ट वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है पता है? कैश बैलेंस एट बैंक। तो बेसिकली दो चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी। कैश, तुम्हारे इश्यू ऑफ शेयर्स में कैश नहीं आएगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे सारे। तो दो चीज यहाँ पे वैसे लिया जा सकता है, अपने सिर्फ एक ही ले रहे हैं, कैश एट बैंक। बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ वही आप लोगे और कुछ नहीं लेना है। तो एंड दिस शुड बी शोन अंडर द बैलेंस शीट, और जैसे आप ये दिखाओगे आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। वैसे जो बैलेंस शीट मैच करेगी वो कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ इतनों से चीजों से नहीं चलेगी, कंपनी में एसेट्स भी होंगे, नहीं दिखा रहे अपने। इसका मतलब दिस बैलेंस शीट इज नॉट द कंप्लीट बैलेंस शीट, दिस इज एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट। ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है। वो तो तुमको राइट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। वो कैसे पता चल सकता है? मैच कर जा रहा है, मैच करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि तुम राइट है, मैच करने का मतलब प्रोबेबली यू आर राइट। बट अब तुम ये नहीं बोल सकते है कि राइट है कि रॉन्ग है, वो तो तुमको कंसेप्ट क्लियर होगा, सारा चीज सही कर रहा है तो राइट होगा। चलो अब हम लोग सब में मूव ऑन करेंगे। हाँ बोल, तुम किया आदित नहीं किया है? कैश बुक भी बनाना था, ठीक है ना, और कुछ अकाउंट भी बनाना है। ओके ओके ठीक है। चलो अब अपने आते हैं सम्स करते हैं। सम्स में देखो कुछ अकाउंट भी बनाने बोला है, कैश बुक भी बनाने मैंने बोल दिया था अलग से, एंड इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो दी हुई है प्रोराटा का सम है। तो प्रोराटा का सम है तो पहले तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, बाद में और कुछ करेंगे। पेज नंबर 18, एडिशनल प्रॉब्लम 44। मोरलेस अपना इश्यू ऑफ शेयर्स पोर्शन जो था स्पेसिफिकली कंप्लीट होने वाला है, कंसेप्चुअली कंप्लीट हो गया है। अब अपने आते हैं यहां पे, पहले सबसे पहला पार्ट वर्किंग नोट नंबर 1। एंड वर्किंग नोट नंबर 1 में आप क्या करोगे? देखो क्या क्या है आपके पास। 1,30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। मैक्सिमम ऑफ शेयर्स जो अलॉट कर सकते हो दैट इज 1,00,000, क्योंकि ऑफर तो 1,00,000 ही किया है। 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, बाद बाकी को प्रोराटा में अलॉटमेंट कर दिए। रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। देखो हमने टोटल पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव की है वो 1,30,000 शेयर्स पे है, बट मैक्सिमम हम अलॉट कर सकते हैं 1,00,000 शेयर्स। ठीक है ना? हुआ क्या है, 10,000 के एप्लीकेंट्स को हमने बोला तुम्हें कुछ नहीं देंगे, मतलब इसका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा। और इसका मतलब बैलेंस शेयर्स जो बचे थे 1,20,000, उसको मैंने 1,00,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। सिंस ये 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को 1,00,000 शेयर्स अलॉट किया गया, इट इज प्रो राटा, एंड द प्रो राटा का रेशियो क्या है? 6:5। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक पार्ट तो रिफंड हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो यहां पे आप जब निकालोगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, तो इसके लिए आप सिंपली क्या देखोगे? आप सिंपली ये देखोगे कितना पैसा एक्स्ट्रा आया। यहां पे दिख रहा है आपको 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे नहीं, 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है। यही हुआ है ना, 20,000 शेयर्स पे तो एक्स्ट्रा आया है। तो 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है, एंड द एप्लीकेशन मनी इज 4 रुपया, दैट इंक्लूड्स प्रीमियम। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा होता है, प्रीमियम कैपिटल कुछ नहीं होता। तो 20,000 शेयर्स पे यू आर रिसीविंग 4 रुपया पर शेयर करके, डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड आर 1,00,000। तो इसका मतलब देखा जाए तो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कितना मिला? 80 पैसा।
80 पैसा 0.80 आपको पर शेयर अलॉटेड पे एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है, ये नोट डाउन करके हमने रख लिया। अब ये 80 पैसा कहाँ एब्जॉर्ब होगा? पहले अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट 3 रुपया का है, ये 80 पैसा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, राइट? ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं। हम लोगों से पूछा क्या, थोड़ा सा स्पेस वर्किंग के लिए छोड़ देना। वन इज कैश बुक, फिर जर्नल्स, और कुछ अकाउंट बोले हैं, अकाउंट हम लोग लास्ट में कर लेंगे। मेन कैश बुक पहले करना जरूरी है साथ साथ, क्योंकि कैश एंट्री सेपरेटली नहीं रखना है। यहां पे आप कैश बुक बना रहे हो, बैंक कॉलम ओनली। चलो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई है? 1,30,000। तो 1,30,000 इंटू 4 दैट कम्स टू 5,20,000। तो 5,20,000 का एप्लीकेशन आया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कहां पे आएगा? कैश बुक में, जर्नल में नहीं आएगा ये। तो आप कैश बुक में जाओगे और दिखा दोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,30,000 इंटू 4 दैट इज 5,20,000। कोई दिक्कत? अब देखो क्या हुआ है, ये जो 5,20,000 आया है ना 1,30,000 शेयर्स पे, उसका डिवीजन है, उसमें से आप कुछ अमाउंट रिफंड कर रहे हो, 10,000 शेयर्स के पैसों को रिफंड कर रहे हो। रिफंड मतलब कैश एंट्री। रिफंड की एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कैश बुक में आएगा, कैश बुक में दिखाओ, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। द अमाउंट विल बी 10,000 शेयर्स इंटू 4, 40,000 आपने रिफंड कर दिया, डन। अब आप बात करोगे सर 1,20,000 शेयर्स के लिए बात करते हैं। 1,20,000 शेयर्स का रिफंड नहीं हुआ है, जर्नल एंट्रीज में आ जाना। जर्नल एंट्रीज में अपने आएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी है। एंड जो अमाउंट आप अलॉटमेंट में अब्जॉर्व करना चाहते हो उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अब आ जाओ, देखो 20,000 शेयर्स का, ये 1,20,000 शेयर्स का पैसा है इंटू 4, जिसमें 20,000 शेयर्स का 4 रुपया तो हमने पूरा का पूरा हटा दिया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर। अलॉटमेंट में पूरा 20,000 इंटू 4 ही तो ट्रांसफर हुआ है, और बचा कितना? 1,00,000 शेयर्स। 1,00,000 शेयर्स पे कैपिटल भी है, 1,00,000 शेयर्स पे प्रीमियम भी है। तो कितना कैपिटल कितना प्रीमियम? 2 रुपया प्रीमियम है, मतलब 2 रुपया कैपिटल 2 रुपया प्रीमियम। तो देखो क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? एप्लीकेशन का काम खत्म। और एक चीज याद रखना, एप्लीकेशन में शेयर्स अप्लाइड का काम रहता है, अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स शेयर्स अलॉटेड को यूज करते हैं, क्योंकि अलॉट हुआ है तो शेयर्स अलॉट ही हुआ है ना, जो अलॉटेड शेयर्स है वही तो यूज करेंगे। और एप्लीकेशंस में तो आपने अप्लाई किया है, तो जितना शेयर्स आपने अप्लाई किया वही लेंगे। अब अपने बात करेंगे, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करते समय आप एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे आपने जो शेयर्स अलॉट किए हैं दैट आर 1,00,000 शेयर्स पे 2 रुपया, 3 रुपया सॉरी, हमें 3,00,000 रुपया मिलना है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, बोल रहा प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, हम लोग कर दिए। मनी ओवरपेड ऑन दीज एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, वो भी कर दिए। समीर जिसने अप्लाई किया था 1,200 शेयर्स के लिए, वो अलॉटमेंट फेल कर गया, कॉल मनी भी फेल किया। आफ्टर दैट हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, आउट ऑफ विच 800 शेयर्स हमने रीइश्यू भी कर दिया। अब बताओ क्या एंट्री करें? तो पहले क्वेश्चन आता है, समीर ने अलॉटमेंट फेल किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड, पॉलिसी इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है,
तो दो एंट्री करना पड़ेगा इसमें. वन इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अनदर वन इज कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट. तो पहले यहां पे लिखते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अच्छा, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कितना है ये कौन बता रहा है? श्वेता बता रही है. चलो देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था, आप जब भी यूज करोगे अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स, तो वो जो नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए अलॉटेड शेयर्स होने चाहिए. यहां पे आपको दिया हुआ है हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स. अगर वो 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो अलॉट कितना हुआ होगा? 6:600. कैसे? 6:5 का रेशियो था. यहां पे देखो रेशियो इज 6:5. तुमको पता है वो 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो अलॉट कितना हुआ होगा, मतलब ये वैल्यू निकालनी है. तो यहां पे आप कैलकुलेशंस क्या करोगे, 1200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, यही करोगे. कितना शेयर्स आ रहा है? 1000 शेयर्स. मतलब शेयर्स अलॉटेड आर 1000. तो इस चीज पे ध्यान देना है तुमको, शेयर्स अलॉटेड दिया हुआ है कि शेयर्स अप्लाइड दिया हुआ है. तो यहाँ पे शेयर्स अलॉटेड दिया हुआ है, हमें पता चल शेयर्स अप्लाइड दिया हुआ है, हमने शेयर्स अलॉटेड निकाल लिया. अब देखो क्या होगा कैलकुलेशंस. मैंने उस बंदे से 3 रुपया मांगा, वो बंदा 80 पैसा ऑलरेडी दे के रखा है, दे रखा है ना. तो इसका मतलब वो अगर देगा तो कितना देगा? 2 रुपया 20 पैसा. और फेल करेगा तो कितना फेल करेगा? 2 रुपया 20 पैसा मल्टीप्लाइड बाई 1000 शेयर्स. निशा का राइट है, 2200 रुपया. हो गया ये पार्ट. नाउ मूव करो, रिसीव कर लेते हैं अलॉटमेंट. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. यहां पे अमाउंट कितना होगा? सर हमें 3 रुपया हमने मांगा था, 80 पैसा सबसे एक्स्ट्रा मिला हुआ है, मतलब इतना मिलना चाहिए था. 2 रुपया 20 पैसा. कितने शेयर्स पे? 1 लाख शेयर्स पे नहीं, 1 लाख शेयर्स पे नहीं, 1000 शेयर्स वाला बंदा तो फेल कर गया, मतलब 99,000 शेयर्स पे. और या इसको तुम बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो यार. बैलेंसिंग फिगर मतलब आप यहां देखो कितना अलॉटमेंट आप मांग रहे हो, कितना पहले से मिला हुआ है. 3 लाख माइनस 80,000, 2,20,000 रुपया मिलना चाहिए, सारे पैसा दे देते तो. इसमें 2200 रुपया मिला नहीं, तो 2,20,000 माइनस 2200, ये अमाउंट तुम इस तरीके से निकालो या तुम इस तरीके से निकालो, सेम ही आने वाला है. 99,000 इंटू 2 रुपया 20 पैसा, 2,17,800 ना, 2,17,800. डन. अलॉटमेंट का काम खत्म. अब अपने बात करते हैं इसके बाद क्या है सर. इसके बाद वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था वो भी फेल किया है ये. तो चलो एंट्री पास करते हैं. पहले कॉल मनी ड्यू कर देते हैं. एंड द कॉल मनी जब आप ड्यू करोगे तो योर एंट्री शुड बी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. यहां पे हमारे पास 1 लाख शेयर्स पे फाइनल कॉल डिमांड करनी है. कितना? देखिए 12 रुपए का प्रोडक्ट है, 12 रुपए के प्रोडक्ट में 4 रुपए और 3 रुपए 7 रुपया तो चला गया, तो बचा कितना? 5 रुपया. मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज ऑफ ₹5. अब इसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग कर दो. ₹5, 5 लाख रुपया. डन. अब अपने बात करेंगे सर क्या पूरा रुपया मिला? नहीं, जितना मिला वो बैंक में, जितना नहीं मिला वो यहां जर्नल्स में. तो जर्नल्स में आप एंट्री करोगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. देखो कितना अमाउंट नहीं मिला है, 1000 शेयर्स पे 5 रुपया, यही नहीं मिला है ना वंदना, राइट है? 80 पैसा माइनस कर दिया. अच्छा, अब 5,000 रुपया नहीं मिला, मिलना था 5 लाख, 5,000 नहीं मिला, यानी कितना मिला? 4,95,000. कैश बुक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल। 5 रुपया इंटू 99,000। अब क्या करें, अब देखो सम क्या बोल रहा है। अब सम बोल रहा है इसके शेयर्स को फॉरफिट करो। ठीक है, चलो फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करना इज एन ऑन कैश एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फुल्ली कॉल्ड अप है, यस। तो फुल्ली कॉल्ड अप है तो कितना रुपया है, देखो 10 रुपया का शेयर है इंटू 1000 शेयर्स मतलब 10,000। एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या डेबिट होगा, नहीं होगा। आदित्य क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी मिल चुका है, पेड है, तो ठीक है प्रीमियम नहीं आएगा। 2 कॉल्स इन अरियर, ये बंदा क्या क्या नहीं दिया, ये अलॉटमेंट का 2 रुपया 20 पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का 5 रुपया नहीं दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1000 शेयर्स, 2 शेयर फॉर फीचर, ये क्या क्या दिया, एप्लीकेशन का 4 रुपया, नहीं एप्लीकेशन में 2 रुपया प्रीमियम था, भूल जाओ उसको, प्रीमियम मिल चुका रहे तो उसे भूल जाओ। 2 रुपया एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा दिया, कितना पैसा, 80 पैसा, मतलब वो हमें 2 रुपया 80 पैसा दिया था, इंटू 1000 शेयर्स, मैच करो, देखो मैच कर जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज सम इज सेइंग, आपने इसमें से 800 शेयर्स को री इशू कर दिया 9 रुपया पर शेयर में एज फुल्ली पेड। ये हिल्ली पेड नहीं है, फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपया का सामान 9 रुपया में दिया। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू उड़ीसा का, होगा ना आदित्य, नहीं ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या लगा, एंट्री ये होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। वेयर दो एंट्री होगी यहां पे, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने 800 शेयर्स को री इश्यू किया है, कितने डिस्काउंट पे, ये तो शेयर फॉर फ्यूचर तो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं ना, 1 रुपया डिस्काउंट पे, 9 रुपया तो लिया है आपने। यहां पे आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने 9 रुपया लिया है 800 शेयर्स पे, 7200, दैट्स इट। और कुछ, बस और तो कुछ नहीं है। एक पार्ट आप कैलकुलेट करके रख सकते हो वर्किंग में, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या होगा, देखो आपने एक ही कैटेगरी तो था, 2 कैटेगरी तो था ही नहीं, आपने उस बंदे का फॉरफिट किया 2 रुपया प्लस 80 पैसा, 2 रुपया 80 पैसा, डिस्काउंट देते समय, री इशू करते समय 1 रुपया का डिस्काउंट दिया, ऐसे आपने सिर्फ 800 से ऐसी री इशू किए। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, 1440 is the capital reserve, done। Working note number 3, balance in share forfeiture, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर। देखो भाई आपने 1000 शेयर्स फॉरफिट किया, री इशू 800 ही किया, तो 200 तो बचा हुआ है, तो जो 200 शेयर्स बचे हुए हैं उस पे आपने डिस्काउंट दिया है क्या, तो बचे हुए हैं, हो सकता है हम पूरा डिस्काउंट दे दे, हो सकता है कुछ डिस्काउंट नहीं दे, यानी 2 रुपया 80 पैसा आपके पास बचा हुआ है, राइट। तो इनटू क्या किया आपने, 2 रुपया 80 पैसा, दिस इज बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर, 560 रुपया। आया समझ में, कम होगा अभी, हम रुको, हम बोल दिया कि एंट्री नहीं होगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड मत जाओ। अब इसमें आओ, ये हो गया, आपने कैलकुलेशंस कर लिए। अब क्या करें, हम यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, वो एंट्री कैपिटल रिजर्व जो आपने वर्किंग में कैलकुलेट किया है उसकी एंट्री पास करेंगे, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, एंड इसमें अमाउंट कितना होगा हमने कैलकुलेट किया है 1440। डन हो गया इतना। अब अपना काम क्या होगा, जर्नल्स कंप्लीट है,
कैश बुक कंप्लीट है, कैश बुक को प्रॉपरली कंप्लीट कर देते हैं बाय टेकिंग द बैलेंसेस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 12 लाख आ रहा है क्या? चलो 12 लाख इसका बैलेंस है, मतलब कैश एट बैंक 12 लाख है। अच्छा अब एक चीज पे ध्यान दो, सपोज कर लो तुमको सब में बैलेंस शीट बनाने बोलता, कैश बुक बनाने नहीं बोलता, कैश बुक बनाया तब तो पता चल रहा ना कैश एट बैंक इज 12 लाख। नहीं बनाते तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज रहती ना, जितना बैंक डेबिट हुआ है सबको प्लस कर लेना, जितना बैंक क्रेडिट हुआ माइनस कर देना, आ जाता। अब अपने क्या करेंगे, अब हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। घर में बैठ के ना प्रॉपरली रिवीजन करो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जितने काम की हेडिंग्स हैं हम सिर्फ उतने ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे। तो हमारे काम की हेडिंग में अगर अपने आते हैं यहां पे, तो एक है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपके काम की पार्ट है, नंबर 1 इज योर शेयर कैपिटल, नंबर बी पार्ट इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, दैट्स इट। सब में कॉल्स इन एडवांस नहीं है, तो लाइबिलिटी अपना यहां पे कंप्लीट हो चुका है, टोटल इतना ही है लाइबिलिटीज में। नोट्स नंबर 2, एसेट्स। एसेट्स में आप क्या करने वाले हो, आप पहला दिखाने वाले हो, चाहे तो दिखा दो नॉन करंट एसेट्स, और नहीं दिखाना तो छोड़ दो, काम नहीं है, नॉन करंट एसेट्स नहीं है। अगर दिखाना चाहो तो दिखा दो, नॉन करंट एसेट्स नहीं है, जो शेयर्स के केस में कभी रहेगा नहीं। नंबर 2, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में तुम्हारे पास क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी, करंट एसेट्स में सिर्फ एक ही पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3, बस टोटल कर दो, बैलेंस शीट कंप्लीट अपना। देखो कैश एट बैंक आपको पता है, ये देखो ये आपने बनाया है, नोट नंबर 3 यहीं पे नाम दे दो, ये जो कैश बुक आपने बनाई है ना वहां पे नाम दो नोट्स नंबर 3, एंड नोट्स नंबर 3 यहां से कॉपी करो, क्या कॉपी करना है, 12 लाख का बैलेंस। आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हो? आदित्य घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में चीटिंग करना पड़ जाएगा। हाँ यहाँ पे शेयर्स के केस में कैश बुक, अदरवाइज कैश भी होता है, बैंक भी होता है, दोनों चीज होता है। नहीं तुम कैश बुक बनाना मत एग्जाम में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब, अगर कैश बुक बना हुआ तो वहां से कॉपी कर लेना, अदरवाइज तुम सिंपली ऐड ऑन करना, जितना बैंक में डेबिट है वो प्लस करना, जितना बैंक में क्रेडिट है वो माइनस करना, कैश बुक बनाने मत बैठना।
टोटल 12 लाख। हो गया ये पार्ट। अब आप आइए, आपको दो चीज और निकालनी है, दैट इज नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। चलिए देखिए, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा ढंग से। नोट्स नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब में देखो गिवन है क्या? ये ₹20 lakhs है, ₹20 lakhs इन ₹10 पर इक्विटी शेयर। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 2 लाख। तो यहां पे आप लिख दोगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 lakhs equity shares of ₹10 each, 20 लाख ब्लॉक। इसके बाद आप आओगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इशूड कैपिटल। आपने कितने शेयर्स पब्लिक ऑफर किए थे? 1 लाख शेयर्स। दस लाख। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेन पार्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो इसमें एक पॉइंट समझना, क्या कोई शेयर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है? आपने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, पब्लिक ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया, तो क्या ही फर्क पड़ता है, आपने ज्यादा दे थोड़ी दिया। इसमें से एक बंदा 1000 शेयर्स पे फेल कर गया, आपने उसके पूरे शेयर्स फॉरफिट कर दिए। मतलब कॉल सीनियर कुछ नहीं है, 99,000 शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स है। फिर आपने क्या किया, ये 1000 शेयर्स जो है उसमें से 800 शेयर्स फिर री इशू कर दिया, फुल्ली पेड इशू किया है, यानी 800 शेयर्स से फिर कैपिटल बन गई। यानी कैपिटल अभी कितने शेयर्स किए? 99,800 है ना, पूरे के पूरे फुल्ली पेड शेयर्स है, कुछ बाकी भी है इसमें मिलना, पूरा पैसा मिला हुआ इस पे। इसका मतलब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल है, जो 200 शेयर्स बचे हुए हैं वो फॉरफिटेड है, री इशू हुए ही नहीं है। तो आप यहां पे क्या करोगे, योर कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड subscribed and fully paid capital, 99,800 shares of ₹10 each। कितना अमाउंट हो जा रहा है? 9,98,000। क्या ऐड क्या करना है, कुछ ऐड करना है क्या? बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर, ऐड बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर। कितना बैलेंस है? कैलकुलेटेड है, वर्किंग में कैलकुलेट किया हुआ तुम्हारा 560। हो गया, ये हुआ तुम्हारा शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 ऐसे पूरा दिखाना पड़ेगा। एक 15 नंबर का सम जनरली शेयर्स का पूछता है। नेक्स्ट, इसके बाद नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में कुछ नहीं है, मेन नोट नंबर 1 ही है। नोट नंबर 2 में यू हैव टू शो रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो
इसमें क्या दिखाओगे, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाओगे और दूसरा कैपिटल रिजर्व दिखाओगे। कैपिटल रिजर्व वॉज 1440 और प्रीमियम इज 1,00,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके मिला था, पूरा 2 लाख रुपया है। देखो तुम्हारे बुक में प्रीमियम क्रेडिट हो रखा है 2 लाख रुपया से। दिस इज द अमाउंट, ये बोथ द अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। देखो बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी, और बैलेंस शीट मैच करने का मतलब मोस्ट प्रोबेबली यू आर राइट, बट हाँ गलती तो हो सकती है। 998560 इज द कैपिटल। चलो इसको बैलेंस शीट में दिखाओ, जल्दी से कंप्लीट करो। और उसके साथ साथ जो अकाउंट बनाने बोला है, जिन्होंने नहीं बनाया जल्दी से 5-7 मिनट का टाइम लो, कंप्लीट करो। बारह लाख से अपना बैलेंस शीट मैच कर रहे हैं। अब हम लोगों को कुछ अकाउंट बनाने बोला था, एक बोला था कॉल्सन अरियर अकाउंट बनाओ, दूसरा बोला था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाओ। चलो कौन कौन बना लिया है देखो, और जो नहीं बनाया जल्दी से बनाओ 5 मिनट का टाइम लेके। ये अकाउंट बनाना कुछ सिखाना नहीं है तुमको, जर्नल्स तुमको आता है, तुम लोग बीकॉम 5th सेमेस्टर के बच्चे हो, लेजर पोस्टिंग करना है। देखो क्या पोस्टिंग की हो तुम लोग समझते हैं। हमारे पास एंट्रीज जो थी ये रही, हम लोगों ने क्या बोल रहे हैं, हाँ तो मैच तो हो ही जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे देखो बेसिकली अकाउंट बनाने बोला है अपने को, यहाँ पे मैच इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा कॉल सीनियर कैंसिल हो चुका है पूरा, और उसके साथ साथ क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट जो है वो भी तो पूरा मिल चुका है, और जो नहीं मिला शेयर फॉरवर्ड हो चुका है, तो मैच करेगा इसमें। तो यहाँ पे पहली एंट्री आओ, अलॉटमेंट रिलेटेड पहली एंट्री क्या हुई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दिस वन है ना, इसको पोस्ट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये जो अमाउंट था 80,000 था, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में अगर अपने जाएं तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो रही है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको भी पोस्ट कर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट इज 3 लाख। इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद आपने अलॉटमेंट रिसीव किया, अलॉटमेंट रिसीव करते समय योर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्सनरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। बैंक में कितना अमाउंट आया था, 2,17,800, और कितना नहीं मिला था 2,200, तो इसको पोस्ट करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, मतलब बाई बैंक बाई कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर 2200 और ये 217,800। तो देखो ये तो पूरा क्लोज हो चुका होगा, खत्म हो चुका है लॉट, है ना। अब अरियर में पोस्टिंग हो रही है, ये कॉल्स इन अरियर वाले अकाउंट में जाओ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के थ्रू 2,200 रुपया का अरियर अराइज हुआ। फिर अपने आओ फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल ड्यू से मतलब नहीं है कॉल सीनियर कितने का हुआ था, क्योंकि अब तो कॉल सीनियर अकाउंट बचा हुआ है कितना, 5,000, तो आपकी एंट्री हो रही है कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे अमाउंट है 5,000, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 5,000 रुपया का अरेर अराइज हुआ,
सिंस वो बंदा पैसा नहीं दे रहा था, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, फॉरफीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर कितना, 7,200। तो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 7,200। सिंस ये अरियर का पैसा नहीं मिल रहा था, हमने कैपिटल को कैंसिल करके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, दैट इज द थिंग। और ये अकाउंट अपना क्लोज हो चुका है। तो ये 2 अकाउंट बनाने बोला था, डन। तो बैलेंस शीट भी समझ में आया। तो बेसिकली तुम लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन, ये वाला पार्ट था। अब हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं और दूसरे पार्ट में भी, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट आओ, कैश कंसीडरेशन में ना राइट शेयर्स भी आते हैं, लेकिन वो हम सेपरेटली करवाएगा, ठीक है। बोनस शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन में आता है, लेकिन वो अपने सेपरेटली करेंगे। एक सिंपल पार्ट अभी समझ लेते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन। शेयर्स इशू किया जा रहा है लेकिन कैश नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बोनस शेयर्स भी आता है, जो तुम लोगों के सिलेबस में है, बोनस शेयर्स। बट बोनस शेयर्स हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, चैप्टर वाइज। ये कंप्लीट होते ही फिर अपने नेक्स्ट क्लास बोनस शेयर्स ही करेंगे और राइट शेयर्स करेंगे। और जो कैश कंसीडरेशन था, उस कैश कंसीडरेशन में हमारे पास एक शेयर्स, एक पार्ट और बचा हुआ है, दैट इज राइट शेयर्स। वो भी हम लोग सेपरेटली करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। तो ये ध्यान रखना, तुम लोग हो सकता है सोचे कि कैश कंसीडरेशन में राइट शेयर्स आता है। राइट शेयर्स थोड़ा डिटेल अलग से समझना है, इसलिए अलग से करेंगे। अभी अपने आते हैं अदर देन कैश कंसीडरेशन में करना क्या है तब हमें। अब डिवीजन लेते हैं। नंबर वन इज प्रमोटर बोल के एक बंदा होता है, पता है प्रमोटर किसको बोलते हैं? क्या प्रमोटर? एडवर्टाइजिंग। श्वेता, प्रमोटर मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब जो बिल्डिंग बनाता है। श्वेता बोल रही है, बोलो। जो जो कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी को बनाता है, कंपनी का इनिशियल वर्क करता है, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाता है, कंपनी का एमओए बनाता है, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाता है, द पर्सन इज नोन एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। उसको इतना सारा काम किया है तो कुछ पैसा तो देना होगा, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? तो पहले आ जाओ, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर। प्रमोटर को पैसा देना है, क्या एंट्री पास करेंगे? देखो, प्रमोटर को जो पैसा देते हैं ना, वो कंपनी के प्रीलिमिनरी पार्ट के लिए देते हैं। तो उसको आप या तो इनकॉर्पोरेट कराने का कॉस्ट बोल सकते हो, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हो, या फिर गुडविल बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी को बर्थ एग्जिस्टेंस नाम तो वही दिया है। तो आप यहां पे क्या एंट्री पास कर सकते हो? यहां पे लिख सकते हो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड, और अगर तुम चाहो तो तुम बोलो नहीं सर, हम लिखेंगे गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। और ध्यान रखिएगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का ही दूसरा नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा देना है उसे, दिए नहीं है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, टू प्रमोटर अकाउंट। राइट। ये प्रमोटर्स अकाउंट को जो आप क्रेडिट कर रहे हो, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अमाउंट पे करना है, इतना इतना अमाउंट पे करना है ना। हम लोग खाली बस ड्यू एंट्री समझ रहे हैं पहले, तो इतना अमाउंट पे करना है, तो हम यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं प्रमोटर्स को लेके, ये अमाउंट पेएबल है, अमाउंट पेएबल। हम इसलिए लिख रहे हैं कि बार बार एक एंट्री को रिपीट नहीं करना पड़े। यहाँ पे प्रमोटर को अगर कैश की जगह शेयर्स दोगे तो एंट्री क्या करोगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, राइट ना।
यहाँ पे लिखेंगे नहीं अभी अमाउंट पेबल लिख दिया, लास्ट में एक बार अमाउंट पेबल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल लिखवा देगा, अमाउंट पेबल जो भी नाम होगा वो लिख देना। नेक्स्ट नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट में कोई गुड्स खरीदते हो तो क्या एंट्री पास करोगे? लक्ष्मी बताओ क्या एंट्री पास करें? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उसको क्या बोलते हैं जिससे खरीद? तो एंट्री अपनी हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये क्रेडिटर्स जो है उसका मतलब अमाउंट पेएबल ही तो है, मेरे को इसको पैसा देना ही तो है, अमाउंट पेएबल, राइट? मतलब हम एंट्री पास कर सकते थे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अगर उसको शेयर्स दे दे तो कैश की जगह, बट ये एंट्री हम लोग लिख नहीं रहे, अमाउंट पेएबल लिख दी है। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट। आप क्रेडिट में एक एसेट खरीद रहे हो तो क्या एंट्री पास करोगे? देखो एसेट खरीद रहे हो तो आप एंट्री लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते हो, या तो आप लिखो क्रेडिटर्स फॉर एसेट, क्योंकि सिर्फ क्रेडिटर्स का मतलब होता है गुड्स, जिससे आपने गुड्स खरीदा है, क्रेडिटर फॉर एसेट। या फिर आप लिख सकते हो इसको वेंडर। तो ये वेंडर जो है या क्रेडिटर फॉर एसेट जो है, ये भी तो तुम्हारे लिए क्या है, अमाउंट पेएबल ही तो है। नेक्स्ट, फॉर बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज का मतलब गुड्स नहीं खरीद रहे हो, किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो। तो किसी का भी रनिंग बिजनेस आप खरीदोगे तो होगा क्या, आप उसके बहुत सारे एसेट्स को भी लोगे। सपोज करो वंदना का एक रनिंग बिजनेस है, ये चला नहीं पा रही है, तो हम सोचा खरीद लेते हैं, मेरे को पूरा बना बनाया सेटअप मिलेगा, हम दूसरे दिन से काम चालू कर देगा। नहीं तो इसका जैसा सेट है वो बनाने में मेरे को 4 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो हम इससे बोला बेच दे अपना बिजनेस, ये बोली सर मेरे बिजनेस में 10 लाख का एसेट है, 3 लाख का लाइबिलिटीज भी है। तो हम बोला ठीक है लाइबिलिटी भी हम पे कर देंगे, लाइबिलिटी भी हमको बेच दें। मतलब तू नेट एसेट्स कितने का बेच रहा है? 10 लाख का एसेट, 3 लाख का लाइबिलिटी, मतलब नेट एसेट्स तू मेरे को 7 लाख का दे रहा है, लेकिन तुम सिर्फ बना बनाया दे रहा है तो हम तुमको 8 लाख देते हैं, इसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना इसको। जो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है मेरे लिए क्या है, लॉस है। 7 लाख का सामान 8 लाख में खरीद रहा है, तो इस लॉस को हम किस नाम से दिखाएंगे अपने बुक में? हम क्यों दे रहे हैं इसको 1 लाख एक्स्ट्रा? क्योंकि मेरा 4 महीने का मेहनत बच जाए, हम कल से दुकान खोले और मेरा प्रॉफिट होना चालू हो जाए। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो गुडविल के लिए दे रहा है, इसको गुडविल बोला जाता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, 7 लाख का नेट एसेट्स है ना, हम बोला वंदना देख तुम लॉस तो कर रहा है और कंटिन्यू करेगा और लॉस होगा, हमको 6.5 लाख में बेच दे, ये रेडी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को मैंने 7 लाख का सामान 6.5 लाख में खरीदा, मेरे को प्रॉफिट हुआ 50,000 का। ये कौन सा प्रॉफिट है? ऐसा प्रॉफिट क्या डेली होता रहता है? इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। दो ही प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वन इज द कैपिटल प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आता है, दूसरा इज द रेवेन्यू प्रॉफिट जो डेली डेली एक्टिविटी से होता है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब अगर आप बिजनेस परचेज करोगे तो योर एंट्री शुड बी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट।
अब देखो समझना, अगर मैंने इसका 10 लाख का एसेट लिया और 3 लाख की लाइबिलिटी ली, मुझे 7 लाख देना चाहिए था, मैं 8 लाख दे रहा हूं, तो 1 लाख का डेबिट में शॉर्टफॉल आ रहा है ना। तो डेबिट में शॉर्टफॉल आ रहा है, दैट इज व्हाट, गुडविल बैलेंसिंग फिगर। और अगर हम उसको 6.5 लाख देता तो क्रेडिट में शॉर्टफॉल आता, दैट इज कैपिटल रिजर्व। समझ में आया, कोई दिक्कत? वंदना एंड श्वेता, तुम लोग के कॉलेज में क्या करवा रहे थे? हाँ हाँ, तुम लोग के कॉलेज स्टार्टिंग जिनका, तुम लोग तो कॉलेज जाता ही नहीं है। अच्छा, ये हो गया बिजनेस परचेस। अब इसमें भी जो ये वेंडर आया है, इस वेंडर को आप क्या बोलोगे? ये पैसा देना है इसको तुमको, अमाउंट पेबल। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स भी बोल के भी एक चैप्टर है तुम्हारे, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वो अलग से समझेंगे। यहां पे तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझ, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स को जब इशू करते हैं ना, तो किसी एजेंट के थ्रू इशू करवाते हैं। तो अगर किसी एजेंट के थ्रू इशू करवाते हैं तो फ्री में थोड़ी करेगा, कमीशन लेगा। और जो कमीशन हम उसको पे करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसको पैसा देना है ना, तो अपनी एंट्री क्या करें, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड। टू, ये पैसा देना किसको है, जिसको अंडरराइटिंग कमीशन देना रहता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स। जो अंडरराइटर है उसको भी तो आपको पैसा देना है, इसका मतलब वो भी क्या हो गया। अब क्वेश्चन आता है, देखो इतने सारे अमाउंट पेबल्स हमारे पास है, अगर हम अमाउंट पेबल को कैश नहीं देके शेयर्स दे तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो नेक्स्ट लिखो, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। टू इशू शेयर्स अगेंस्ट अमाउंट पेबल। ध्यान रखना, यहां तो हम अमाउंट पेबल इसलिए लिखवाए ना, नहीं तो अपने को हर बार इतनी सारी एंट्रीज लिखनी पड़ती। तो यहां पे अमाउंट पेबल मैंने लिखवा दिया। अब अमाउंट पेबल के अगेंस्ट में अगर आपको शेयर्स देने हैं तो आप क्या एंट्री पास करें, अमाउंट पेबल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे इशू करोगे तो एसपीआर हो गया। तो यहां पे एंट्री क्या करें, यहां पे आप एंट्री पास करोगे अमाउंट पेबल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। Why only share capital? Because you can issue equity shares, even you can issue preference shares to share capital. अगर प्रीमियम पे इशू करोगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। इफ डिस्काउंट पे तो शेयर इशू नहीं कर सकते हो, कौन से शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? स्वीट, स्वीट नहीं, मीठा वाला नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, खून पसीने का कमाई रहेगा के साथ हम खून ऐड कर दें। नहीं नहीं, इसके ऊपर सम कर लेना चाहिए, बाउंसर हो जाएगा। एक छोटा सा, एकदम छोटा सा सम। ये वाला
देखो हेडिंग है इश्यू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 11 में इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 11। क्या बोला है, राजन लिमिटेड ने कुछ एसेट्स खरीदे गीता एंड कंपनी से 5 लाख में, 1 लाख रुपया तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया और बैलेंस बोल रहा है इक्विटी शेयर्स के थ्रू देंगे जो 10 रुपए ईच का है, लेकिन हम 25% प्रीमियम पे देंगे। पहले नॉर्मली अपने एसेट परचेज की एंट्री दिखाते हैं, पेज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 21। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे पहले आपने क्या किया, आपने कुछ एसेट खरीदा गीता एंड कंपनी से, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड ₹5 लाख का टू गीता एंड कंपनी, 5 लाख। आपने गीता एंड कंपनी को तुरंत 1 लाख रुपया पे कर दिया, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया है टू बैंक, अब क्या करेंगे सर, 4 लाख तो ड्यू बचा हुआ है, हम लोग 4 लाख के बदले क्या किए, शेयर्स इशू कर रहे हैं जो 10 रुपया का 25% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो अपनी एंट्री पास होगी गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहां पे देखिए आपको गीता एंड कंपनी को 4 लाख रुपया देना है, ये तो तय है, क्योंकि देखिए 5 लाख देना था, आपने 1 लाख कैश पे कर दिया, 4 लाख बचा हुआ है, बट कितना इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं इसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू रुपीस, कितना में एक शेयर दे रहे हैं, 10 रुपया का शेयर है, 25% प्रीमियम पे दिया जा रहा है, मतलब 12.5 रुपया में दिया जा रहा है, 10 रुपया का 25% देखो 12.5 2.5 रुपया आता है, तो 12.5 रुपया में दे रहे हैं, हम इंटू 12.5 करके कितना सेटलमेंट कर रहे हैं, 4 लाख का ना, ये मैंने नॉर्मली इंफॉर्मेशन लिख दी, इसको फॉर्मूला टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तुम लोग बोल सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सर इतने होंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाई 12.5 होगा ना, 32,000 शेयर्स। ये ऑलवेज निकाल लेना कैलकुलेशंस में, तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला बना के रख सकते हो इसका, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, फॉर्मूला याद रख लो, अदरवाइज जो कंसेप्ट बताया वो याद रख लो। 32,000 शेयर्स है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 32,000 इंटू 10 रुपया, 3,20,000, 32,000 इंटू 2.5 रुपया, कितना होगा, 80,000 हो रहा होगा। तो दिस इज द थिंग, ये सब कंसेप्ट रहेगा। अभी नेक्स्ट एक क्लास और अपने इस सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, मतलब कुछ सम्स और लेंगे, कॉल सिनेरियो रिलेटेड बैलेंस शीट का सम लेंगे, ये सब जो अंडरराइटिंग कमीशन प्रमोटर से सबकी एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट क्लास ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, जो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का 2 क्लास लेगा, उसके बाद हम लोग ऐसे मूव ऑन करते जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट था क्योंकि इसमें शेयर्स का मेन कंसेप्ट रहता है, एंट्रीज रहती है, कुछ होमवर्क नहीं है, बस जितना किया है जितना समझाया है उतना गो थ्रू करके रखना।